नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। हेयर ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर तो आपको यूट्यूब पे ढेर सारे वीडियोस मिल ही जाएंगे, जहां पर बहुत सारी तारीफें होती हैं, लोग अपने अपना रिजल्ट शो करते हैं, बहुत सारे ढेरों प्रमोशन सब कुछ है। पर हेयर ट्रांसप्लांटेशन का एक रॉ साइड है जो कि नेगेटिव साइड बोल दो या उसका जो प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई है वो भी जानना आपके लिए जरूरी है। आज के वीडियो में हम बेसिकली छांट कर वो प्रॉब्लम्स आपके सामने लेकर आए हैं जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने के बाद आपके सामने आएंगी। जो ये चकाचौंध वाली दुनिया है जहां पर जो हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवा लीजिए, ऐसा है वैसा है, इतने रुपए ग्राफ्ट है, वो सब चीजें सही है, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांटेशन बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, हेयर ट्रांसप्लांटेशन के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम आती है, वो सारी चीजें मैक्सिमम जो मोटी चीजें हैं वो सारी हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। वीडियो को आगे लेने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी बॉल्ड एरिया और डोनर एरिया की पिक्चर्स हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पे हम जितना भी आपकी हेल्प कर सकते हैं जरूर करेंगे। सबसे पहली बात दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांटेशन का ये जो टॉपिक है इसके ऊपर कुछ लोग मुझसे ये बोलते हैं भाई 10 साल से देख रहा हूं तो एक ही टॉपिक पे वीडियोस बना रहा है, कमेंट्स करते हैं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन बात ये है दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर ही मुझसे पूछे जाते हैं चीजें। मैंने मोटो ब्लॉगिंग वगैरह बहुत सारी चीजें ट्राई कर ली, मेरे वीडियोस में व्यूज नहीं आते, इस पे भी नहीं आ रहे आजकल हेयर ट्रांसप्लांटेशन के टॉपिक पर, इसी के ऊपर जो है ना मुझसे पूछे जाते हैं। तो डेफिनेटली मेरे को 10 साल के आसपास करीब हो चुके हैं और हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं अभी भी रुका हुआ है। और कई सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि भाई मैं एक एग्जांपल सेट करता हूं कि जो YouTube पे जो वीडियोस बनाते हैं, इस टाइप के वीडियो सबसे पहले हमने बनाना शुरू किया था, तो जो मैंने रिजल्ट दिखाना शुरू किया था तो लोगों के मन में ये डाउट है कितना चलता है, ये एग्जांपल के तौर पे मुझे देखना चाहते हैं। आने वाले समय मेरा हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट जब खराब होना शुरू होगा, थिन होना शुरू हो जाएगा, बाल खराब हो जाएंगे, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो उससे आप लोगों को पता चलेगा कि कितना रिजल्ट चलता है हेयर ट्रांसप्लांटेशन का। इसलिए 200 व्यूज आए, 300 व्यूज आए, मेरे लिए काफी है। ठीक है, आप सब लोग जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियोस को, थैंक यू सो मच। जितने भी 100-200 लोग भी देख रहे हैं तो मेरे लिए बहुत है। जब मैंने शुरुआत किया था बालायन के वीडियोस से, उस टाइम पे मेरे को 500-600 व्यूज आते थे, मैं उस पे भी चलता था। ठीक है, एक लंबी जर्नी आई है, लेकिन ये शेयर करने से क्या होता है कि लोगों को पता चलता है एग्जैक्टली कि बेसिकली मैंने कहां पे गलती करी है, क्या गलती करी है, नहीं करी है, कहां मैं सही रहा हूं, हेयर ट्रांसप्लांटेशन कितना चलता है, ये सारी चीजें आइडिया आ जाता है लोगों में। दैट मींस कि आज जो 20-25 साल का या 30 साल का बंदा भी हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहा है, उसको एक आइडिया आ जाएगा कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांटेशन का कितना चल सकता है और भाई ने क्या गलती करी जिससे जो है वो उनको नहीं करनी है, वो भी उनको पता चला। इसीलिए मैं भी वीडियोस बनाता हूं। मेरे ख्याल से जो भी मेरे ये कमेंट करते हैं उनको ये आंसर मिल गया होगा। बाकी आप लोग कमेंट करना चाहते फिर से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे वीडियो को लेकर चलते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो एक कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में। सबसे पहली बात जो दिक्कत की बात हो जाती है हेयर ट्रांसप्लांटेशन में, लोगों के मन में होता है कि मेरे पास पैसा है तो मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकता हूं। बिल्कुल भी नहीं, हेयर ट्रांसप्लांटेशन हर कोई नहीं करा सकता है। कुछ लोगों के डोनर एरिया नहीं होते, कुछ लोग मेडिकली अनफिट होते हैं, कुछ लोगों के डोनर एरिया होने में भी इतने पतले बाल होते हैं कि बिल्कुल भी नहीं करा सकते। कुछ लोगों का डोनर एरिया तो है लेकिन स्क्लेरा बॉल्डस इतना बड़ा है, हेड साइज इतना बड़ा है कि वो जो डोनर एरिया की पट्टी है उससे जो है ना कवर नहीं हो सकता, तो उनका भी हेयर ट्रांसप्लांट ना कराना ही ज्यादा बेहतर माना जाता है। तो सब लोग हेयर ट्रांसप्लांटेशन की कैटेगरी में नहीं आते, एक अच्छे कैंडिडेट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोगों को लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट सभी लोग कर, मेरे पास करोड़ों डले तो नहीं करा सकते हो भाई। आपको उस योग्य होना पड़ेगा, आपको ईश्वर का दिया हुआ डोनर एरिया बाल वगैरह होगा तो ही आप उस कैटेगरी में आते हो हेयर ट्रांसप्लांटेशन के। अब उसका सबसे बड़ा दूसरा जो मिथ होता है ये होता है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवा लिया तो सब कुछ निश्चित, ऐसा नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद आपकी एक अलग दुनिया शुरू होती है जिसमें फिर से आपको हेयर फॉल, डैंड्रफ, ये सारे झमेलों का सामना करना पड़ेगा। मींस जो बरसात के पहले का मौसम आता है, जो ह्यूमिडिटी वाला, उस टाइम में काफी हेयर फॉल होता है। मेरा तो लिटरली क्राउन एरिया विजिबल हो जाता है भाई, कभी तो किसी साल में मेरे को लगता है खत्म है बस, लेकिन जैसे ही बरसात खत्म होता है, ठंड शुरू होता है, मेरे बाल वापस आ जाते हैं। पिछले 9 साल से तो ऐसा ही हो रहा है, क्राउन एरिया में बाल वापस आ ही जाते हैं। ठीक है, तो ये एक दौर आता है जहां पर जो है ना बहुत हेयर फॉल होता है। इस टाइप का मेडिकेशन बाल में छोटे, आप लोगों को पता होगा जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, बाल बार छोटे कर लेता था। उसका रीजन यही था कि भाई बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, ये ह्यूमिडिटी का जो पीरियड आता है ना बरसात के टाइम का, बहुत ज्यादा, तो हेयर फॉल से आप नहीं बच सकते हो। हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया और बाल कभी झड़ेंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हेयर फॉल और डैंड्रफ आपको होता रहेगा। उसके लिए आपको शैम्पूज वगैरह और मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह लेते रहना पड़ेगा। उसमें आपको जो है ना कभी मल्टीविटामिन, जीएचटी ब्लॉकर्स, ये सारे इंक्लूड रहते हैं। लाइफ लॉन्ग लोग बोलते हैं, लाइफ लॉन्ग की आप मत सोचो, ठीक है ना। आप अगले 5 साल 10 साल की सोचो। उस टाइम पे मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं लिया है मैंने, पीआरपी भी नहीं लिया है। मैं 3 पीआरपी ले चुका हूं। लास्ट पीआरपी मेरे ख्याल से 2022 में लिया था या 23 में लिया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, पर 3 साल के आसपास तो हो ही चुका है। मैंने क्लिनिक की तरफ से मिले हुए जो फ्री पीआरपी है वो भी पूरे नहीं लिए हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन मेरे बाल बिल्कुल सही चल रहे हैं। पीआरपी का झमेला अगर आप नहीं पाल सकते हो, मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा, डर्मा रोलर का प्रैक्टिस
कर लो, डर्मा रोलर या डर्मा स्टैम्प, इसका प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। जबरदस्त चीज है, पीआरपी के बराबर का ही काम करता है, सस्ता सुंदर टिकाऊ, बार बार यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। पीआरपी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये क्लिनिक वालों का जो है कमाने का तरीका है। आजकल ये जीएफसी वीएफसी ढबड़ा ढबड़ू क्या सब लेकर आ गए हैं ये लोग, ठीक है ना, पैसे कमाने का पूरा ये है, काम करता है, लेकिन अपने पास रोकड़ा भी तो होना चाहिए। 10-10 हजार 5-5 हजार की जो पीआरपी के सेशंस हैं, क्या आप करवा सकते हो? या आप लुक वाले उस इंडस्ट्री में हो जहां पे आपको अपना फेस यूज करके बहुत सुंदर पैसे कमा रहे हो, तो उनके लिए जो है ना पीआरपी सेशंस बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। या तो इतना पैसा आ रहा है, आप अपने फेस को यूटिलाइज करके जो है ना, तो आप पीआरपी सेशंस ले सकते हो। लेकिन अगर पीआरपी सेशन ले सकते हो साल में 1-2, तो मैं भी बजट में मैं भी कर सकता हूँ, पीआरपी ले सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए जो है ना उस क्लिनिक तक पहुंचना पॉसिबल नहीं हो पाता। मींस वहां पहुंच के पीआरपी लेना, अगर आप लोकल में हो तो बहुत बेहतरीन चीज है, ले सकते हो, लेना अच्छी बात है, लेकिन ये कॉस्टली पड़ जाता है। उससे अच्छा डर्मा रोलर या डर्मा स्टैम्प होता है, जो पीआरपी का एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है। उसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहूंगा, हेयर ट्रांसप्लांटेशन में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो होता है थिनिंग ऑफ हेयर फॉलिकल्स, बालों का पतला होना। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप 1-2 साल बाद ही महसूस करना, 1-1.5 साल के बाद ही महसूस करना शुरू करोगे कि जो आपका रिजल्ट था वो पतले होने लगे हैं, ठीक है ना। अब उसको मोटा करने के लिए मेडिसिन और आपको डर्मा रोलर और आपको डीएचटी ब्लॉकर्स का चमत्कार रूप से काम करता है, ठीक है ना। फिनेस्ट्राइड होते हैं डीएचटी ब्लॉकर्स, आमतौर पर फिनेस्ट्राइड ज्यादा सेफ है, डिस्ट्रॉइड के कंपैरिजन में फिनेस्ट्राइड की लिमिटेड डोज में ले सकते हैं। कई सारे लोग ले रहे हैं, कई सेलिब्रिटीज लेते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं होती, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको लेना है, ठीक है ना। तो अगर ये लेते हैं तो डेफिनेटली आपके बाल बहुत मेंटेन रहते हैं। मैंने फिनेस्ट्राइड वगैरह कुछ भी नहीं लिया आज तक, मिनॉक्सिल वगैरह भी मैंने पता नहीं लास्ट टाइम कब लगाया होगा। आपको जो मैं देख रहा हूं, मैं बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर मेंटेनेंस में रह रहा हूं। आप देख सकते हो, मैं मस्त, देखो आप बाल पूरे टिके हुए हैं, ठीक है ना। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं अपने बालों को टॉर्चर नहीं करता हूं, ऊट पटांग कलर वगैरह नहीं लगाता हूं, ठीक है ना। हालांकि ईश्वर का बाल जरूर झड़ गए, लेकिन मेरे बाल अभी तक उतने सफेद नहीं हुए, तो उतना कलर करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती है। रेयरली कभी कलर करा हूं मैं 1-2 बार। हालांकि हेयर ट्रांसप्लांटेशन में आपके बालों को थिनिंग होना ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि आप ये समझ लीजिए कि देखिए हेयर ट्रांसप्लांटेशन में जो ग्राफ्ट का अरेंजमेंट कैसा होता है, जो बेहतरीन वाले ग्राफ्ट होते हैं, मोटे मोटे बाल होते हैं, 2 हेयर वाले फॉलिकल्स, 3 हेयर वाले फॉलिकल, 4 हेयर वाले, वो अपन फ्रंट पार्ट में यूज कर लेते हैं, जिससे कि वो बिल्कुल हेल्दी लुक चेंज हो जाए। जो मरे हुए बाल होते हैं ना, सिंगल हेयर फॉलिकल्स होते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ क्लिनिक सिंगल हेयर फॉलिकल्स को हेयर लाइन में यूज करते हैं, जिससे कि वो पतले पतले दिखे और नेचुरल दिखे, वो एक तरीका होता है। और कुछ लोग जो है ना फ्रंट में यूज करते हैं मोटे बालों को ही, ताकि जो है ना अच्छा बढ़िया लोग दिखे, मोटे मोटे दिखे। तो सबका अलग अलग होता है, लेकिन बात जो मैं बोल रहा हूं वो सिंगल हेयर फॉलिकल्स और थिन हेयर फॉलिकल्स जो ऑलरेडी आपके डोनर में मौजूद हैं। आपका डोनर एरिया में 20 से 30% बाल ही जो है ना हेल्दी होते हैं। बाकी ऊपर नीचे का जो सेफ जोन का एरिया यूज किया जाता है, वो बाल जो होते हैं ना, वो कुछ पतले होते हैं, कुछ सिंगल हेयर फॉलिकल वाले होते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। वो जब थिन होना शुरू करते हैं ना, वो बहुत जल्दी थिन होने लगते हैं। मेन जो पीछे के एरिया में होता है आपका यूज, वो थोड़े भी थिन होते हैं ना, तो आपका स्कैल्प विजिबल होना शुरू हो जाता है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हेयर ट्रांसप्लांटेशन में, जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। फ्रंट से तो आप बहुत अच्छे दिखोगे, लेकिन आपका जो है ना पानी गिरा या फिर कुछ हुआ तो बाल जो है ना बहुत जल्दी दिखने लगते हैं कि स्कैल्प दिख रहा है, विजिबल हो गया। ये मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो 7th ग्रेड के 6th ग्रेड के बंदे हैं, ठीक है ना। आप 3rd ग्रेड के 2nd ग्रेड के बंदे हो तो आपका पूरा डोनर यूटिलाइज नहीं होने वाला है। आपका 2-2.5 हजार में जो ना 3000 ग्राफ उसमें सेफ जोन से निकल सकते हैं अच्छे से, ठीक है ना। वो निकाल के लगा देंगे तो आपको उतना प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ेगा। बात यहाँ पे मैं 6-7 ग्रेड के बंदों की कर रहा हूँ, मेरे जैसे बंदों की जो बहुत बड़े रेसिडेंट एरिया में हेयर ट्रांसप्लांट होता है, खींचताज के यहाँ वहां से उधेड़ के छाती दाढ़ी बाल सब निकाल के जब करा जाता है, उनकी बात कर रहा हूँ। उस केस में जो है ना आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन में जो पतले बाल होते हैं, सिंगल हेयर फॉलिकल होते हैं, वो थोड़े भी थिन होते हैं, तो आपका स्कैल्प जो है ना विजिबल होना शुरू हो जाता है, और ये 1-2 साल के बाद आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो मेडिसिन वगैरह और ये डीएचटी ब्लॉकर्स इसमें बहुत हेल्प करते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हेयर ट्रांसप्लांटेशन में। आपको लगता है हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया सब कुछ परमानेंट हो गया, जी नहीं। हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद एक अलग युद्ध शुरू होता है। क्या एक नॉर्मल एवरेज बंदा जो जैसे तैसे हेयर ट्रांसप्लांट कराता है, ठीक है ना, क्या वो अफोर्ड कर सकता है हेयर ट्रांसप्लांटेशन की लाइफ? पर्सनली मैं आपको बताऊं, अगर हेयर ट्रांसप्लांटेशन में लगने वाला पैसा आपके पास है, उसके बाद आप ये सोच रहे हो कि एक्स्ट्रा खर्चा कितना आएगा, उसमें मैं कर पाऊंगा कि नहीं उसको मेंटेन, मैं आपको बता देना चाहूंगा, जो पैसा आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन में लग रहा है वो इजीली घर से मिल जा रहा है, बिना कर्जा लिए, बिना किसी इजीली, तो मेंटेन करना मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा टफ है। क्योंकि मैं पर्सनली आपको बताऊं, ठीक है ना, मैं
बिल्कुल भी, मैंने आपको सही बताऊं, मैं सिर्फ और सिर्फ डर्मा रोलर भी कब, जब मैं आज से 2 साल पहले रेगुलर करता था, डर्मा रोलर भी नहीं किया। डर्मा रोलर एक अच्छे से ले लो, एक सैनिटाइजर अच्छे से ले लो, उनसे नहीं ये बहुत लंबा चल भी जाता है, बहुत अच्छा मेंटेन हो सकता है, ठीक है ना, बहुत कॉस्टली नहीं पड़ता है। मिनॉक्सिल आता है 700-800 का रुपए का आता है, बहुत चल जाता है वो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है एक नॉर्मल बंदा जो है ना बहुत अच्छी तरीके से हेयर ट्रांसप्लांटेशन का मेंटेनेंस कर सकता है। बहुत कॉस्टली मेडिसिन 6 महीने तो आपको लेनी है, और रेगुलर बेस पे बोलते हैं लोग जरूरत नहीं है, 2-3 महीने ली, फिर 1 साल नहीं लिया, चल जाता है। मैंने तो 2 साल से कोई मेडिसिन से नहीं लिया, अभी मैं सोच रहा हूँ फिर से कोई कहीं यहाँ वहाँ से मेडिसिन वगैरह लूँ, थोड़ा सा मल्टीविटामिन्स वगैरह, तो ऐसा कोई मेंटेनेंस का खर्चा नहीं आता है। इन सब के पार्ट में अगर मैं आपको बात करूँ कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन आप अगर करा लेते हो एक अच्छी क्लिनिक से और अच्छा रिजल्ट आपका आ जाता है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ ये सारी चीजें, देखो कोई भी चीज करो, आप हेयर पैच के लिए जाओगे तो आपको टेप का मेंटेनेंस है, वो झमेला, हर चीज में आपको एक मेंटेनेंस है, ठीक है ना, हर चीज का मेंटेनेंस है। ये सारे मेंटेनेंस मैंने आपको बता दिए हैं इसलिए कि ये झमेले हैं, इसलिए कि आपके दिमाग में होना चाहिए ये प्रोसीजर्स होते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे जो है ना इस बारे में बात करने के लिए आपको बहुत सारे लोग नहीं मिलेंगे, चकाचौंध ऐसा अच्छा है वैसा अच्छा है, ये सारी चीज़ें जो है ना बात होती है यूट्यूब पे, जो कि मार्केटिंग के हिसाब से सही भी है, लेकिन ये साइड आपको पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम्स आएंगी कई सारे लोगों का। अब इसमें जो है ना मेरे पास एक दो एग्जांपल्स ऐसे हैं जो कि ओवर थिंकिंग वाले बंदे होते हैं, बस बैठे बैठे बाल देखते रहते हैं, बैठे बैठे बाल देखते हैं, अरे 4 बाल यहाँ के कम दिख रहे हैं, पहले तो ये था। भाई ऐसे बंदों के लिए नहीं है हेयर ट्रांसप्लांटेशन, मैं आपको सच बता रहा हूँ। बैठे बैठे अगर आप इसी पे सोचते रहोगे तो आप ओवर थिंकिंग के कारण ही है ना आपके बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। सर तप जा, एक बंदा है उसका तो इतना सोचता, उसका मैंने सर पे हाथ रखा भाई वो तप रहा था पूरा सर उसका, ठीक है ना। मतलब आप समझो, अगर इतने ज्यादा ओवर सोचते हो ना आप, तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए मत जाओ। मैंने आपको शुरू से ही बोला हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक जुआ है, आप जुए की तरीके से इसको देखो, ठीक है ना। आपने एक पैसा जोड़ा, उस पैसा लगाया, अच्छे क्लिनिक से कराओगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि वो क्लिनिक जो है ना बेवकूफ नहीं है जो आपका सर्जरी खराब करेगा, ठीक है ना। वो आपका बढ़िया तरीके से हेयर ट्रांसप्लांटेशन करके देगा, रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपका डिसिप्लिन, आपका नेचर, आपकी पर्सनालिटी किस तरीके के हो आप, ठीक है ना, वो सारी आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप दिन में दारू पी के पड़े हुए हो, सिगरेट पीते रहते हो, ठीक है ना, टॉक्सिन्स बॉडी में डाल रहे हो, तो डेफिनेटली आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन रिजल्ट नहीं चलने वाला। ये सारे सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफस्टाइल को जो है ना उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। लेकिन जो मैंने आपको बोला कि आपके पास अगर इतना पैसा है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवा सकते हो, तो डेफिनेटली हेयर ट्रांसप्लांटेशन की मेंटेनेंस जो है ना बहुत ज्यादा खर्चीला बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद हेयर पैच से भी सस्ता है। हेयर पैच तो आपको हर 7-8 महीने में नया बदलना पड़ेगा, उसके बाद उसका टेप का खर्चा, उसका मेंटेनेंस का खर्चा, उसका सफाई का खर्चा, ये सब खर्चे तो कुछ भी नहीं आने वाले आपके, और लाइफ कितना सुकूनमय हो जाता है। आप देख सकते हो, मैं करीब 9-10 साल हो गए मेरे को, मैं कितना मस्त तरीके से बालों को आप देख सकते हो कितना शानदार लुक आया हुआ है, और आप देख सकते हो कि लिटरली में पहले ऐसा दिखता था और वर्तमान समय में ऐसा दिख रहा हूं मैं। तो आप ये सोच सकते हो कि ये करीब 10-12 साल या 12-13 साल पुरानी फोटोज है मेरी, ठीक है ना, और अभी वर्तमान समय में जो हूं आप देख सकते हो कितना लुक चेंज होता है, कितना लुक चेंज होता है। मैं अगर बॉडी वेट अच्छी तरीके से लूज कर लूँ तो जबरदस्त, मैं मतलब 12-13 साल पहले, मतलब करीब 20 साल, अपने 20 साल एज कम दिखेगी मेरी, 20 साल, इतना फर्क पड़ जाएगा, जबकि मैं बहुत ही एवरेज, बिलो एवरेज बंदा हूं देखने में, ठीक है ना। तो आप सोच सकते हो हेयर ट्रांसप्लांट कितना चमत्कार हो सकता है। जो प्रॉब्लम्स थी मैंने आपको बता दिया है। आप भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हो तो डेफिनेटली आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पे अपने बॉल एरिया और डोनर की पिक्चर्स भेजिएगा, जिससे कि हम आपको गाइड कर पाएं कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है या नहीं हो सकता है। वीडियो अच्छा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल जरूर रखिएगा, बाय बाय।